नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कृषि भूमि विवाद को लेकर गांव 23 एनडीआर रोही में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन परिजनों ने मामले की गहनता से जांच करवाने की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। 23 एनडीआर की रोही में कृषि भूमि के विवाद को लेकर महिला की हत्या के मामले में टाउन पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों ने मामले की गहनता से जांच करवाने की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि मृतका रोशनी देवी पत्नी हेतराम जाट खेत में काम करते समय जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट में मौत का शिकार हो गयी। गंभीर चोटें लगने से रोशनी देवी ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। वहीं परिजनों का कहना है कि कृषि भूमि विवाद के चलते सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए वे कई बार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को गुहार लगा चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। परिजनों का यह भी आरोप है कि हत्या के मामले में टाउन पुलिस की भूमिका कथित रूप से संदिग्ध रही। हालांकि इस घटना को लेकर अभी पुख्ता तथ्य हाथ नहीं लग पाए हैं। परिजनों ने यह भी बताया कि घटना से कुछ समय पहले कलेक्टर एसपी के लिखित निर्देशों के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई। पुलिस द्वारा मदद नहीं दिए जाने पर लाठियों से लैस आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में मृतका के पुत्र सहित 3 अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कथित मिलीभगत के कारण आरोपियों को शय मिली थी। फिलहाल परिजन पुलिस की भूमिका की जांच कराने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। और सीआई साहब उनको सुरक्षा देने के बजाय उनको बोले कि फायरिंग करो, उनकी पिटाई करो। कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट दी है बिल्कुल कि इस जमींदार का खेत है, इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसको फोन पे धमकी मिल रही थी, लेकिन सीआई साहब उनको सुरक्षा देने की बजाय उनकी सुरक्षा हटाई गई है और जो मर्डर करने वाले उनका साथ दे रहे हैं। कहते ये रिपोर्ट एसपी साहब की है और जिला कलेक्टर साहब की, दोनों की लिखित बंदी हुई है। कल अपने खेत में उनके जो 23 इंडियार से हरीश गुप्ता खेत में हमारे रिश्तेदारों को उन्होंने हिस्से पे जमीन दे रखी है, ठेके पे। उनको साथ में ले गए और हमारे रिश्तेदार के लिए गया था, जमीन बताने के लिए गए थे। उन्होंने पीट कर हत्या कर दी और सीआई को फोन करने के बावजूद शाम तक पुलिस नहीं पहुंची यहाँ पे। एसपी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीआई बिल्कुल उसमें दोषी है, उसको निलंबित किया जाए। कोविड-19 संक्रमण के चलते लॉकडाउन में मिली छूट ने कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को बढ़ा दिया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को सुचारू रखते हुए वायरस से निपटने के लिए स्थानीय लोगों ने डेली लाइव चैनल के माध्यम से अपने विचार साझा किए। लॉकडाउन के चौथे चरण में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लगातार बरकरार है। कोविड-19 संक्रमण को लेकर दिन ब दिन कम होती लोगों की गंभीरता इस खतरे को बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लॉकडाउन में छूट दे रही है, लेकिन लोग इस छूट का बेजा लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए नारा दिया था कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, लेकिन श्रमिक वर्ग में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण हाइजीन का ध्यान रखना तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है। देश में रोजाना बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद चिंताजनक है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को कोरोना के खतरे की गंभीरता को समझते हुए अपना और अपने परिवार का ध्यान समय ही रखना होगा। इन दिनों जिला कोरोना मुक्त हो गया है, वहीं आम जन में मिथ प्रचलित है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू से बढ़कर कुछ नहीं। कई महानुभावों का कहना है कि भारतीयों की शारीरिक संरचना वायरस से लड़ने के लिए बेहद जटिल है, लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी दुनिया भर में चिकित्सक और वैज्ञानिक कोरोना बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग इस वायरस का आसानी से शिकार हो सकते हैं। डेली लाइव चैनल सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें, हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का अनुसरण करें। डेली लाइव आमजन से गुजारिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायरस की गंभीरता के प्रति जागरूक करें। चैनल की ओर से चलाई गई एक मुहिम के तहत आमजन के सुझावों को प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत आप अर्थव्यवस्था को सुचारू रखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें, इस पर अपने विचार चैनल से साझा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों के विचार। जो विश्वव्यापी महामारी पिछले 2-3 महीने में देखने में आई है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गए, लेकिन इस तरह की महामारी का सामना मेरे को लगता है पिछले सैकड़ों सालों में हम लोगों ने नहीं किया होगा या हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया होगा। ये एक अलग टाइप की महामारी आई है जिसकी चपेट में पूरा विश्व है। भारत के अंदर हालांकि इस महामारी के आने के बाद में निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रबंध किए, बहुत प्रयास किए और अनुमानगढ़ प्रशासन ने भी, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो,
या चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, सभी ने अपनी क्षमताओं के अनुरूप, मैं कहूँगा क्षमताओं से बढ़कर इस कोरोना महामारी में अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हुए, पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काफ़ी कुछ काम किया। और अब जब इतना लंबा लॉकडाउन चला गया तो सरकार का तो यही कर्तव्य है, ये सरकार की तो यही ड्यूटी होती है कि लोगों को अवेयर करें कि हमें इसके मामले में किस तरह से हमें रहना है। तो पिछले 54 दिनों में या आगे जो 31 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें लोगों को सरकार ने मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास किया है कि ये कोरोना महामारी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये वायरस किसी न किसी रूप में हमें परेशान करता रहेगा। तो पिछले 50 दिनों में सरकार ने जो जो प्रिकॉशंस या जो सावधानियां बरतने के लिए हमें कहा है, उसमें पब्लिक को भी सहयोग करना पड़ेगा। हमें सिर्फ प्रशासन की तरफ देखते हुए प्रशासन हमें हर मामले में मदद करेगा या सहयोग करेगा। प्रशासन हमें गाइडलाइंस दे सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन हमें भी अपनी ड्यूटी समझते हुए कल को ये समझे कि मेरे तो क्या होना है, मेरे क्या होना है, इस बात से नहीं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क लगा के चलना है, चाहे बाजार के अंदर जाना है, सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप हमें कोरोना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कोरोना के साथ रहना जीना सीखना होगा। तो उसके अंदर हमें जो जो गाइडलाइंस, चाहे WHO की है, चाहे केंद्र सरकार रोज गाइडलाइंस बता रही है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही है, अखबार में भी आज भी आई है रोज, उन गाइडलाइंस के मुताबिक हम चलेंगे तो इस कोरोना महामारी के ऊपर काबू पाने में हम काफी हद तक सक्षम होंगे। और अभी हम ये सोचें कि कोरोना चाहे हनुमानगढ़ जिले में कम है या कहीं कम है, इस बात से निश्चिंत नहीं हो जाए कि कोरोना यहाँ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, उल्टा मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि जब 54 दिनों तक लॉकडाउन था, कंप्लीट बंद था, तब रिस्क कम थी क्योंकि हम घरों में बंद थे, बाजार में जाते नहीं थे। अब जब ओपन हो गया है, क्योंकि इसको लंबे समय तक बंद ही नहीं रख सकते थे, क्योंकि जैसा कहते हैं जान है, जहान है तो जान है, जान है तो जहान है। अगर सारा ये बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेंगे, फैक्ट्रियां बंद रहेगी, मजदूर मजदूरी पे नहीं जाएंगे, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सरकार की भी हालत आज खराब हो रही है। सरकार भी अपनी तरफ से बहुत लंबे समय तक घर बैठे को हमें नहीं खिला सकती। और मध्यम वर्ग परिवारों की तो हालत और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार कहीं से मांग भी नहीं सकता जाके, उसको सुबह से ले शाम तक अपना काम करके ही अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। अपने आप के अंदर ये एक नवीन घटना हम कह सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर इस तरह की घटना हमने पूर्व में नहीं देखी है, और एक महामारी का विश्व स्तर पर इस तरह फैलना, ये भी अपने आप के अंदर पहली बार ही ज्ञात हिस्ट्री के अंदर हो रहा है। इससे पूर्व में जो है कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर इस तरह की महामारी या संक्रमित बीमारियों का फैला हुआ है, लेकिन विश्व स्तर पर पहली बार है। चूंकि यह बहुत बड़ी घटना है और पूरा विश्व इसको पहली बार झेल रहा है, इससे जूझ रहा है, तो निसंदेह इससे जूझने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही है विश्व स्तर पे, वो उसको समझने के लिए समय लगना स्वाभाविक है। अब चूंकि अब हम इसे काफ़ी टाइम हो गया है, पिछले 2 महीने से, जैसे हम अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो इंडिया के अंदर हम 2 महीने से लॉकडाउन फेस कर चुके हैं। अब नया एक लॉकडाउन 4.0 जो आ चुका है, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें इस बीमारी के बारे में और इसके जो प्रकोप के बारे में समझ चुके हैं। अगर हम बात करें आज की कि भी अब जो हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पे हैं, और साथ ही जो है आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है। इकोनॉमी लगभग 10% पे है, और अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, लेकिन बावजूद उसके जो है व्यापार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। हमें अभी जो सरकार को या प्रशासन को जो फिलहाल जो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इस समय खतरा भी बढ़ रहा है, और साथ में जो है इकोनॉमी को भी रिवाइव करना जरूरी है। इसमें 2-3 पक्ष जो है मैं सुझाव के तौर पे आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को जो देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि प्रशासन जब भी कोई दुकानों से संबंधित, व्यापार से संबंधित जब कोई रोस्टर लागू करती है, तो वो एक टाइम बाउंड स्ट्रेटेजी के अधीन होना चाहिए। टाइम बाउंड से मतलब आशय ये है कि भी कुछ पर्टिकुलर शॉप्स को कैटेगराइज करके उनकी टाइमिंग अलग अलग करते, ताकि एकदम से बाजार में भीड़ ना हो।
और सभी को दुकानें खोलने का मौका मिले। श्री जम्बेश्वर हितकारिणी समिति ने पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। चूरू के राजगढ़ थाना में कार्यरत पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। विष्णुदत्त बिश्नोई पुलिस महकमे के दबंग और होनहार ऑफिसर माने जाते थे। पुलिस को बिश्नोई के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। बिश्नोई ने राजकीय आवास में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त की आत्महत्या की सूचना से लोग बुरी तरह स्तब्ध हैं। विष्णुदत्त पूर्व में हनुमानगढ़ टाउन और संग्रिया थाना अधिकारी भी रह चुके हैं। इस संदर्भ में शनिवार को श्री जम्बेश्वर हितकारिणी समिति के पदाधिकारियों ने विष्णुदत्त के निधन के मामले में संवेदना व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि विष्णुदत्त अपनी बेदाग छवि और कार्यशैली को लेकर पुलिस महकमे के प्रख्यात ऑफिसर थे। उन्होंने टाउन और संग्रिया में बतौर थाना अधिकारी रहते हुए जिले को नशा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाउन और संग्रिया थानों का नक्शा बदल कर रख दिया था। अपनी कार्यशैली के चलते ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग व जराइम पेशा लोग विष्णुदत्त बिश्नोई के नाम से डरते थे। विष्णुदत्त बिश्नोई को यदि बिश्नोई समाज का कोहिनूर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वे होनहार ऑफिसर होने के साथ साथ एक जिम्मेवार शख्सियत भी थे। पदाधिकारियों ने कहा कि बिश्नोई समाज पुलिस प्रशासन से विष्णुदत्त की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करता है। समाज के लिए बड़ी दुख का दिन है। हमारे विष्णुदत्त जी जो सीआई थे चूरू के अंदर, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। मान लो एक तरह वो फांसी लगाई है। इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है अभी कारण क्या हुआ है, पर समाज को इसकी भरपाई करना बहुत दुखद बात है। और फिर जांच आने के बाद में पता चलेगा भाई क्या हुआ। अगर जांच नहीं हो पाती है तो हम सरकार की तरफ से धरना प्रदर्शन करेंगे और विश्वास लेंगे कि हमारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो हनुमानगढ़ में रहे विष्णुदत्त जी सट्टे के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ, संग्रिया में रहे, वहाँ भी ये सट्टा नशा के खिलाफ रहे और उन्होंने कोई सुपार तरह समाज की कोई बात हुई भी गलत काम हो तो उसको समाज के लिए उन्होंने किसी का सही काम के लिए वो समाज के लिए थे, गलत काम के लिए समाज की कोई बात नहीं मानते। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने शनिवार को रेलवे विभाग की ओर से कॉलोनी में बैरिकेड्स लगाए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी की एक गली में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के उद्देश्य को लेकर रेलवे विभाग की ओर से बैरिकेड्स लगाने के विरोध में शनिवार को वार्ड वासियों ने मौके पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार भट्टा कॉलोनी में रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे के अस्पताल के नजदीक वाली गली में बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध करने के लिए रेलवे विभाग की ओर से अवरोधक लगाने के आदेश दिए गए हैं। शनिवार को जब रेलवे अधिकारियों ने बैरिकेड्स लगाने का काम शुरू किया तो मौके पर काफी संख्या में वार्डवासी एकत्रित हो गए। वार्डवासियों ने अवरोधक लगाने का विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा कुछ पार्षद मौके पर पहुंचे। इस दौरान रेलवे पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। मामला था भट्टा बस्ती के ऊपर। वहाँ भट्टा बस्ती जब लोग आने जाने का जो रास्ता है, आम रास्ता है, उसको एएन साहब बंद करवा रहे थे। वहाँ इन्होंने आरपीएफ की पूरी फोर्स भेज रखी थी, आपके रेलवे के कर्मचारी भेज रखे थे। तो वो रास्ता अगर बंद होता है तो हमें उसकी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये कर्मचारी सिर्फ रेलवे क्वार्टरों में नहीं रह रहे हैं, रेलवे कर्मचारी उधर भट्टा बस्ती में बहुत रह रहे हैं। कम से कम 40% कर्मचारी वहाँ रहते हैं। कुछ तो रिटायर हैंड है और कुछ ड्यूटी पर है। ये रास्ता तो आम सबके काम, जनता के लिए काम आता है। एक तरफ तो सरकार देखो विंडो बना रही है, दूसरी सेकंड विंडो बन रही है, तो उसके लिए रास्ता और भी खोलना चाहिए ताकि कोई यात्री वगैरह जो भी आए जाए सारे। और ये एएन साहब है जो यहाँ हमारे डागरा जी, ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। एक तो ये हमारे गांधीनगर के पीछे पड़े हैं, एक भट्टा बस्ती के पीछे पड़े हुए हैं। इनको पता नहीं हमारे से क्या एलर्जी है, कोई हमें तो समझ नहीं आ रही इस चीज की। रास्ता बहुत जरूरी है। अब सपोज करो भाई ने कोई बात हो जाती, दुर्घटना होती है, कोई आग लग जाती है, तो अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो दमकल कहाँ से आएगी? वो रास्ता ही नहीं आने के लिए। कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी?
कोई रास्ता है ही नहीं। और इसके अलावा हमने रास्ता बंद नहीं करने दिया, हमने रुकवा दिया। हमने वहाँ सुभाष जी बंसल है, एक्शन साहब उनको बुला लिया था, उन्होंने आके समझौता करके उनको वहाँ से भेज दिया। वो रास्ता बिल्कुल बंद नहीं करने दिया, रास्ता वो खुला रहेगा। अगर वो ना मानते हमारी बात तो फिर हमें वहाँ जारी जनता वहाँ तैयार थी, हमें फिर गलत कदम उठाना पड़ता कोई। गांव कोहला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए शिक्षा सत्र से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार ने गत वर्ष जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले थे। अब ब्लॉक स्तर पर एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 79 ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वीकृत किए हैं। जिले की बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला में नए शिक्षा सत्र से वहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित होगा। इसके लिए साक्षात्कार के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर अलग से स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय में मौजूदा स्टाफ अन्यत्र समायोजित कर दिया जाएगा। इसको लेकर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता खुंगर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पूर्व में अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल खोलने की मांग की गई थी। मंजूरी मिलने से गांव के लोग काफी खुश हैं, लेकिन अध्ययनरत बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में स्थानांतरित करना बड़ी चुनौती का काम होगा। उन्होंने बताया कि मंजूरी मिल गई है, लेकिन विद्यालय के संचालन के लिए अभी तक शिक्षा विभाग की कोई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की योजना नए सत्र में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की है। जिले में कोहला के अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगराना में भी नए शिक्षा सत्र से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित किया जाएगा। कोला स्कूल को इंग्लिश मीडियम के लिए मंजूरी मिली है। ये हर्ष का विषय तो है ही, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम 2-3 विद्यालय चल रहे हैं और हर कोई गांव का चाहता है कि मेरे बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो ये प्रपोजल स्वयं गांव के लोगों के द्वारा ही रखा गया था विधायक जी के पास कि हमारे जो कोला गांव को यहाँ मंजूरी दी जाए। तो उसी के आधार पर यहाँ इसको मंजूरी शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्राप्त हुई। हमें इसके बारे में से ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। जो पूर्व में जो महात्मा गांधी विद्यालय खुले हैं उनके आधार पर इसमें जैसे एक निजी कॉन्वेंट स्कूलों में जो सहूलियत होती है वही सहूलियत उपलब्ध करवाने की सरकार की ये मंशा रहती है। में गाँव वालों को अभी वस्तुस्थिति पूरी स्पष्ट नहीं हुई है। गाँव वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम हो गया है तो हमारे बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, परंतु होगा ये कि यहाँ से ये स्कूल हिंदी मीडियम खत्म होकर इंग्लिश मीडियम हो जाएगा और जो यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। अभी तक ये प्रशासन और जो भी सरकार है गवर्नमेंट ने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया है कि वो कहाँ जाएंगे। लगभग 400 स्टूडेंट्स हैं इस विद्यालय में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक या फोर्थ क्लास तक की मैं सोच सकती हूँ कि बच्चे एडमिशन ले लेंगे और वो आगे कामयाब भी हो जाएंगे। परंतु अगर हम ये चाहें कि 7th क्लास का या 6th क्लास का स्टूडेंट है वो एकदम से हिंदी मीडियम से कन्वर्ट होकर इंग्लिश मीडियम में आएगा और वो आगे सक्सेस होगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। तो इन जो बच्चे यहाँ 400 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निरंतर कहीं पढ़ने की, और भविष्य में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। खरीफ फसल बीमा के लिए खोले गए वेब पोर्टल की समय अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत टोपरिया के किसानों ने शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
पंचायत समिति नोहर की ग्राम पंचायत टोपरिया के किसानों ने शनिवार को खरीफ फसल 2019 बीमा के लिए खोले गए वेब पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नाम को लेकर आ रही समस्या के समाधान की मांग की है। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमे के लिए वर्ष 2019 खरीफ फसल के लिए 16 मई 2020 से 26 मई तक वेब पोर्टल खोला गया है। इस संदर्भ में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा टोपरिया द्वारा ग्रामीणों को अवगत करवाया गया है। इस संदर्भ में बैंक द्वारा अवगत करवाया गया है कि जयपुर कृषि निर्देशालय को भी समय पर सूचित कर दिया गया है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वेब पोर्टल पर ग्राम पंचायत का नाम प्रदर्शित करवाने व खोले गए वेब पोर्टल की समय अवधि बढ़वाने की मांग की है। जी हम आज नौर तहसील में गांव टोपरिया में जो किसानों का 2019 का बीमा है वो पूरा गांव की हम समस्या लेके आए हैं। मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि है, देवीलाल जी भी है। हम जो समस्या लेके आए गांव का पूरा गांव का पोर्टल दिखाई नहीं दे रहा साइड पे। इसकी वजह से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब 26 तारीख इसकी लास्ट है, या तो इसको आगे बढ़ाया जाए, नए गांव टोपरिया को पोर्टल पे दिखाया जाए जिसका किसानों को राहत मिल सके। कलेक्टर साहब ने कहा तुरंत प्रभाव से हम ये 26 तारीख से पहले करवाने का आदेश कर देंगे, तो इसको डेट बढ़ाएंगे। चक 2 MOD में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित खाला तोड़ने के विवाद में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कार्रवाई करने की मांग करते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चक 2 MODA में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित खाला तोड़ने के संदर्भ में चल रहे विवाद में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कार्रवाई करने की मांग को लेकर शनिवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि चक 2 MOD में पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद करीब 2.5 साल पुराना है। सिंचाई विभाग एक पक्ष को सुन रहा है जबकि अन्य पक्ष की बात को अनसुना किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा मंजूर शुदा स्थान पर जल मार्ग न बनाते हुए अन्य स्थान पर जल मार्ग बनाने की स्वीकृति दी गई है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कानूनी रूप से मंजूर शुदा जल मार्ग का निर्माण करवाने की मांग की है। आज हम यहाँ तक 2 MODA खाड़े की जो मांग को लेकर आए हैं कि जो 2-3 दिन से संघर्ष चल रहा है उस खाड़े को लेकर, और पिछले 2.5 साल से विवाद चल रहा है। तो जो सिंचाई विभाग है वो ऐसा काम कर रहा है कि एक पक्ष को सुन रहा है और एक को नहीं सुन रहा है, सुना कर रहा है। और जो नक्शे में मौजूद मंजूर शुदा जो खाड़ा है वहाँ पर खाड़ा नहीं बना रहा है और गलत जगह खाड़े के आदेश फरमाए हैं, और उसके बाद प्रशासन को ले जाकर वहाँ खाड़ा बनवाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया है। और न इनकी पानी की बारी बांधी गई है, क्योंकि इन किसानों की जो जमीन है जहाँ से वो खाड़ा बना रहे हैं वो अनकमांड है, उसको कमांड किया जाए। हमारा ये कहना है कि उस जमीन को कमांड किया जाए, और जो नक्शे में खड़ा है कानूनी रूप से सही तरीके से, इसलिए दोनों पक्षों को सही तरीके से सुनते हुए सही तरीके से खड़ा निकाला जाए कि किसानों की लड़ाई न हो और किसानों को लड़ाने का काम डिपार्टमेंट न करे, और किसान इनका आपसी तालमेल बढ़ सके, और इनका आपसी तालमेल बनाते हुए इनकी पानी की बारी बांधी जाए, मंजूर शुदा खाड़ा बनाया जाए। भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने एडीएम को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत झांसल के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की नीलामी रुकवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत झांसल के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर शनिवार को भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने बताया कि ग्राम पंचायत झांसल से राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर 23 बीघा कृषि भूमि बच्चों के खेल मैदान के लिए आरक्षित की हुई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष RTI कार्यकर्ता बजरंग मेघवाल द्वारा दिए गए परिवाद पर संज्ञान लेते हुए जिला सतर्कता विभाग व जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बच्चों के खेल मैदान की भूमि को कृषि कार्य या अन्य प्रयोजन के लिए नीलामी रोकने के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत झांसल के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जिला कलेक्टर व सतर्कता विभाग के आदेशों की अवहेलना करते हुए खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि की नीलामी की तैयारी की जा रही है। ज्ञापन में उक्त मामले की निष्पक्ष जाँच करवाते हुए कानून की अवहेलना करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं कि भादरा तहसील के अंदर ग्राम पंचायत झांसल में जो कलेक्टर महोदय जी ने आदेश किए थे कि जो स्कूल के अंतराल में जितनी भी ज़मीन आती है आवंटन हुई है उस ज़मीन को आप जमींदारों को या ठेके के आधार पर नीलामी में नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज कलेक्टर महोदय की आदेश की अवहेलना की गई है, उसकी पालना नहीं की गई। प्रधानाचार्य है, तमाम दबंग लोग, पूंजीपति लोग वहाँ के सम्मिलित है। तो हम यहाँ कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं कि आप उन लोगों पे कार्रवाई करें ताकि वहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको खेल की व्यवस्था से दूर ना किया जाए। 23 बीघा भूमि है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।